हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर लीजेस। न्यू चैप्टर है और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इसमें से ना कहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा और आप इसको करके जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर लीजेस तो पहले कई बार अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज चैप्टर रहा करता था, अब उसकी जगह पर ये अकाउंटिंग फॉर लीजेस आ गया है और इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। आइए जी, क्या लिखा है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव समझ लो, मैं इस स्टैंडर्ड को बना क्यों रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल गाइडलाइंस होती हैं। कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ होता, एंट्री नहीं लिखी हुई होती। वो प्रिंसिपल गाइडलाइंस हमारे को समझनी होती हैं। जब तक हम वो नहीं समझेंगे हमें प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये मत कहना कि सर सीधा क्वेश्चन कराओ ना, फिगर दिखाओ ना, होगा ही नहीं, तभी तुमसे नहीं बनता। आराम से आओ। वो कह रहे गगन हमारे इस एएस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव समझते हो, उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया। मैंने कहा जी क्यों बनाया। इज टू प्रेस्क्राइब, इसका मतलब वो आपको बताना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं। फॉर लेसीज एंड लेसर्स, यानी कि दो पार्टी होती हैं इस चैप्टर के अंदर, एक को हम बोलते हैं लेसी और एक को हम बोलते हैं लेसर। तो इस स्टैंडर्ड को बनाने का उद्देश्य है कि यह बताया जा सके कि लेसी सुनो, लेसर सुनो, सही अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, कैसे डिस्क्लोज करना है। किसको, फाइनेंस लीज को और ऑपरेटिंग लीज को। इसका मतलब लीज दो तरह की होंगी, एक तो होगी हमारी फाइनेंस लीज और दूसरी होगी हमारी ऑपरेटिंग लीज। अभी मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ठीक है सर। यानी कि ये स्टैंडर्ड बताएगा गगन मैं बहुत गंभीर बातें करने जा रहा हूं, तो अपने बच्चों को बता दो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। और अगर वो तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, मेरे पॉइंट्स को नहीं पकड़ेंगे, तो फिर उनसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको लीज इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपने जहां कहीं भी लीज के बारे में सुना है गलत सुना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सिंपल चैप्टर है, आराम से। तो इस एएस का उद्देश्य एक ही है कि ये जो लीज में कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में सही से गाइड करना कि कैसे अकाउंटिंग होगी। और ये दो बातें कहता है गगन बच्चों को बताओ, दो तरह की लीज के बारे में हम बात करेंगे, एक होगी फाइनेंस लीज, एक होगी ऑपरेटिंग लीज। अप्रोप्रिएट स्टेज पर दोनों के बारे में बातें आएंगी और दो पार्टीज की बातें करेंगे, एक होगा लेसर, एक होगा लेसी। ठीक है, यस सर। यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है गगन देखो, लीज मोस्टली तो लीज में कवर होगा, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जो दिखाई देती हैं कि लीज के अंदर आनी चाहिए, लेकिन हम उसे लीज के अंदर कवर नहीं करेंगे। तो कहां पर लीज नहीं लगता, ये बहुत सिंपल है, ये मैं आपकी रीडिंग के लिए छोड़ देता हूं। और ये भी नहीं कह रहा कि अभी तुरंत इसको पॉज करके सुनिए और पढ़िए कि कहां पर अप्लाई नहीं होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है ना कि सर आखिरकार लीज होता क्या है। आइए, एस कहता है गगन लीज एक एग्रीमेंट है, मतलब लीगल टर्म है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो लीज एक एग्रीमेंट है वेयर बाय, जिसके द्वारा लेसर, मैंने कहा था दो पार्टी होती हैं, तो उन्होंने कहा गगन
लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके द्वारा जो लेसर होगा वो कन्वेज टू द लेसी, यानी जो दूसरी पार्टी होती है लेसी, उसे देता है। कन्वे का मतलब क्या होता है? ये उसे देता है। क्या देता है? वो कह रहे गगन, ये उसे देता है राइट टू यूज एन एसेट, यानी लेसर जो दूसरा व्यक्ति होता है लेसी, उसे देता है कि एसेट मेरा है, तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल करो, तुम्हें अधिकार दे रहा हूं कि तुम इसे इस्तेमाल करो। राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, समय बताएगा कितने समय के लिए तुम्हें मैं दे रहा हूं। सर लेकिन ये लेसर लेसी को ये अपना एसेट, अपनी संपत्ति क्यों दे रहा है? कहता है इन रिटर्न फॉर पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट्स। कहता है और तुम इसके बदले में मुझे पैसे देते रहोगे। कब तक? एग्रीड पीरियड, जो आपके और मेरे बीच में तय होगा। तो छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये टाइमलाइन है। फर्ज करो 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन अपने आप बताएगा कितनी लीज टर्म है। लीज में क्या होगा? एक एसेट होगा जिसका ओनर है लेसर, और एक पार्टी होगी लेसी। लेसर क्या करेगा? ये लेसी को राइट टू यूज द एसेट देता है कि भाई तुम मेरा एसेट है, तुम इसको इस्तेमाल करना। और लेसी क्या करता है? इसके बदले में इसे सीरीज ऑफ पेमेंट्स देता है। और क्योंकि ये हमारी लीज का पीरियड है, इसलिए हम इसे बुलाया करेंगे लीज टर्म। और ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, इसको मैं सरल भाषा में लीज पेमेंट्स का नाम दे सकता हूं। तो देखने में बड़ा सरल कॉन्ट्रैक्ट होता है लीज। इसमें एक संपत्ति का मालिक है, वो अपनी संपत्ति को इस्तेमाल करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देता है जो कि लेसी है, और वो लेसी कहता है कि भाई मैं आपकी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको इसके बदले में कुछ पेमेंट्स दूंगा। तो वो सीरीज ऑफ पेमेंट देता है, इसको बोलते हैं लीज पेमेंट। अगर हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो लीज बहुत सरल है, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इसका इतना वेरिएशन कर दिया है, इसमें इतने ज्यादा कस्टमाइजेशन कर लिए हैं कि वो इसकी वजह से अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को अफेक्ट करने लग गए हैं, यानी कि मैनिपुलेशंस करने लग गए हैं। ऐसे में अकाउंटिंग की ड्यूटी बनती है ना कि भाई सही से रिपोर्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। उनका काम है मैनिपुलेशन करना, और अकाउंटिंग का काम है उन मैनिपुलेशन को ढूंढ के सीधा करके रिपोर्ट कर देना, ताकि वो मैनिपुलेशंस ना कर पाए। और यही काम अकाउंटिंग ने किया। अकाउंटिंग ने कहा गगन धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि देखो लीज में लोग किस तरीके से वेरिएशन कर रहे हैं, और हम उन वेरिएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फाइनेंस और ऑपरेटिंग में डिवाइड कर देंगे। ये 2 ही वेरिएशंस के पीछे 2 ही ऑब्जेक्टिव होंगे, उन दोनों ऑब्जेक्टिव को ढूंढ के 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 2 पार्ट की अकाउंटिंग आपको बता देंगे। ठीक है सर। तो बताइए, अगर कोई आपसे पूछे लीज क्या होता है तो आप क्या कहोगे? कि भाई एक लेसर है जो राइट दे रहा है लेसी को कि ले मेरे एसेट को यूज कर, और जब तक यूज करेगा तब तक पेमेंट दे। ये लीज हो गया। अब सर इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए, हमने लीज पढ़ लिया। अब
लीज की डेफिनेशन ये भी कहती है कि गगन लीज में इंक्लूड होता है हायर परचेज। बहुत पॉपुलर टर्म है हायर परचेज, लीज इंक्लूड्स हायर परचेज। और ये वाला एस ये भी बताता है कि गगन मैं ज्यादातर तो लीज की बात करूंगा, लेकिन हायर परचेज की डेफिनेशन को भी एक बार बता देता हूं। तो उन्होंने यहां पर मीनिंग ऑफ हायर परचेज भी दिया है, और मैं इस पर भी समय नहीं लगाने वाला। मैं कहता हूं लो, जब भी समय मिले इसे आराम से रीड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं उस मेन मुद्दों के ऊपर आऊंगा जहां पर बच्चा कहता है मुझे लीज समझ में नहीं आता। मैं कहूंगा भाई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कई जगह से फोन आया, और फोन क्या करें, मेरी डॉटर, खुद की डॉटर सीए कर रही है, और वो इतने बड़े बड़े टीचर सबकी मैंने क्लास दिला दी, फिर भी कह रही है पापा आपको मेरी हेल्प के लिए आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एएस के नोट्स बना के प्रेजेंट कर दिए कि उसकी भी हेल्प हो जाए और आपको भी हो जाए। देखिए, हमने जाना कि लीज क्या है और लोग इस लीज को कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए एएस कहता है गगन थोड़ी सी बातें बच्चों को और बताओ। ये तो हमने आपको ऊपर बता दिया, आगे चल के ये बात दोबारा आएगी कि भाई एक फाइनेंस लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज होती है, ये बात धीरे धीरे आएगी। लेकिन एएस कहता है गगन आप अकाउंटिंग करोगे तो लीज के स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स आपको लगाने होंगे। यानी लेसर और लेसी कौन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। लेकिन लीज का नेचर कैसा है, फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, ये एक टेक्निकल बात है। इसे हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझेंगे। लेकिन एएस एक बात क्लियर कहता है कि गगन ये जो लीज की क्लासिफिकेशन होगी फाइनेंस और ऑपरेटिंग, ये कब होगी, लीज के स्टार्टिंग में। ओके, ध्यान रखेंगे सर। अब कोई पूछे गगन लीज की स्टार्टिंग होती कब है, अरे जब आप लीज का एग्रीमेंट करोगे तभी स्टार्ट होता है। आप कहोगे सर जैसे पार्टनरशिप में होता था, हमने तो डीड बनाई नहीं रिटर्न में। अरे तो आपने उसके प्रिंसिपल प्रोविजन जब डिसाइड कर लिए थे तब करेंगे। मतलब अकाउंटिंग कह रही है हम आपको स्कोप नहीं दे रहे, पता चले लेसर और लेसी ने नियम शर्तें तो तय कर ली, काम भी शुरू कर दिया, और 2 साल के बाद जाके लीज का एग्रीमेंट बना लिया, ऐसा नहीं। तो जब भी आपका लीज एग्रीमेंट बना था या जब भी आपने लीज के नियम और शर्त तय किए थे, दोनों में से जो भी काम पहले हुआ था हमारे लिए लीज की शुरुआत हो गई। उसी समय डिसाइड करेंगे कि लीज कौन सी है, फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। अच्छा जी सर, अब ये कैसे तय होता है कि लीज फाइनेंस है या लीज ऑपरेटिंग है। तो इसका ब्रॉडर प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि गगन ये तय होता है रिस्क और रिवॉर्ड किसका है। इसमें लेसर और लेसी आपस में बात कर रहे हैं किसके लिए, एसेट के लिए बात कर रहे हैं। तो एसेट से जुड़े हुए रिस्क किसके हैं, एसेट से जुड़े हुए रिवॉर्ड किसके हैं, उसकी बात होगी। और रिवॉर्ड में लीज रेंटल की बात नहीं कर रहा, लीज रेंटल तो हमेशा लेसर को ही जाना है। इसका मतलब जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अगर वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहे तो किसको नुकसान या फायदा होगा, अगर वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो किसको नुकसान या फायदा होगा। आज मार्केट के अंदर अगर उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो किसको फायदा या नुकसान होगा, यह तय करेगा कि वो लीज कौन सी कैटेगरी में आएगी। ठीक है, और उन प्रिंसिपल्स को भी हम चर्चा में लाएंगे। आप ये कह सकते हैं सर रिस्क का मतलब और रिवॉर्ड का मतलब क्या है, तो मैंने समझा तो दिया, यही बात यहां नीचे लिखी हुई है, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आराम से आप पढ़ लेना। वैसे ही स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर एक तो ना आप बहुत गहराई में पढ़ाते हो, और इसलिए ये छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि मैं मेन बातों पर फोकस कर सकूं। तो हमने जाना, चलिए सर लीज क्या होता है, ये भी जाना लीज आगे चल के क्लासिफाई होगी, लेकिन वो क्लासिफिकेशन हम स्टार्टिंग में किया करेंगे। अब सर कोई भी एसेट हो, मैं सिंपल एग्जांपल में कहता हूं कार है,
एक कमर्शियल व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल का मतलब कार हो सकता है, कमर्शियल व्हीकल का मतलब बस है, कमर्शियल व्हीकल का मतलब मेरी एक बहुत ही फेवरेट मशीन है जिसे हम बोलते हैं जेसीबी मशीन, जो कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत इस्तेमाल होती है। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया मशीनरी है। तो एसेट के रिगार्डिंग इस एएस में दो बातें होंगी। एक तो होगी उसकी इकोनॉमिक लाइफ, एक होगी उसकी इकोनॉमिक लाइफ, और एक होगी उसकी यूजफुल लाइफ। लीज टर्म अलग है। हमने कहा ये जो एसेट है इसकी एक इकोनॉमिक लाइफ है और एक एसेट की यूजफुल लाइफ है, और जो लीज का आपने एग्रीमेंट किया है उसका एक अलग पीरियड है, उसे हम बोलते हैं लीज टर्म। तो पहले इन टर्म को भी जान लें ताकि आगे चल के जो भी कंफ्यूजन है वो ना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है किसी भी एसेट की। अब क्योंकि ये कमर्शियल एसेट्स की बात हो रही है, तो कमर्शियल एसेट में ये पहले ही कंपनी तय कर लेती है कि हम किसी भी एसेट को जो खरीदने वाले हैं तो उसकी कितने समय तक कैपेसिटी है कि वो हमें कमाई करके दे पाए। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया आपसे, चलिए मैंने कार का एग्जांपल लिया। तो जो लोग कमर्शियली कार यूज करते हैं उन्होंने कहा कि देखो गगन सर, हम जो कार लाते हैं ना वो थोड़ी आपकी कार से अलग होती है। हमारी पीली पट्टी की कार होती है, आपकी व्हाइट पट्टी की कार होती है। कह रहे सरकार आपको कहती है कि 15 साल आप अपनी कार चलाओ, लेकिन हमारी कार ज्यादा चलती है, पॉल्यूशन के कंसर्न होते हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें कहा कि आप केवल 10 साल चलाओगे। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि मैं कार से कितने साल कमाई कर सकता हूं, 10 साल। तो मैं कहूंगा कि ये उसकी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है, सॉरी ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। पढ़िए, इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक बात। अगर आप पीरियड की टर्म्स में बात कर रहे हैं, समय की टर्म में बात कर रहे हैं, तो वो समय ओवर विच, जिसके दौरान एसेट से ये उम्मीद की जाएगी कि वो कमाई के लिए इस्तेमाल हो पाएगा बाय वन यूजर और अनदर यूजर। अब आप एक यूजर बने, दो यूजर बने, जैसे लोग कार को फिर सेल कर देते हैं सेकंड हैंड, मैं इसका सेकंड ओनर हूं, मैं इसका थर्ड ओनर हूं। तो यूजर कितने भी हों, पर ये कार 10 सालों तक यूज हो पाएगी अगर आप पीरियड की टर्म्स में बात कर रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी ने कहा हो कि इस कार को आप मान लीजिए 4 लाख किलोमीटर तक चला सकते हो। तो अब मैं पीरियड की टर्म्स में नहीं बात कर रहा, कार से जो प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्शन यूनिट मिलेंगे, उसकी टर्म में बात कर रहा हूं। तो इकोनॉमिक लाइफ, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स की बात करें तो क्या उम्मीद है कितनी प्रोडक्शन यूनिट इस एसेट से आप ले पाएंगे, चाहे एक यूजर हो या एक से ज्यादा यूजर हो। यानी इकोनॉमिक लाइफ को उन्होंने कहा गगन या तो हम पीरियड के टर्म्स में बात करेंगे या फिर हम प्रोडक्शन यूनिट के टर्म में बात करेंगे। वेरी गुड। फिर आती है सर उसकी एक यूजफुल लाइफ। अब उसकी इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, लेकिन मैं एज अ लेसी उसे कितने सालों तक यूज करने वाला हूं, तो वो यूजफुल लाइफ की बात हो रही है। तो यूजफुल लाइफ ऑफ अ लीज्ड एसेट, यानी कि लीज्ड एसेट के रिस्पेक्ट में यूजफुल लाइफ की बात होगी। तो सर यूजफुल लाइफ क्या होती है? यूजफुल लाइफ अगर मैं पीरियड के टर्म में बात करूं तो ये वो पीरियड होगा जिसके दौरान लीज एसेट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी यूज्ड बाय लेसी। ओके। और अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स की बात की जा रही है तो ये कितने एक्सपेक्टेड है कि हम कितने यूनिट्स ऑब्टेन कर पाएंगे, जो लेसी की तरफ से हम बात कर रहे हैं। यानी इकोनॉमिक लाइफ में क्या ये कितना पीरियड तक चल सकती है, और यूजफुल लाइफ में क्या कि लेसी के लिए कितने साल तक ये इस्तेमाल होनी है। अब हो सकता है लेसी कहे कि गगन सर कार तो देखो 10 सालों की है, लेकिन मैं 7 साल ही यूज करूंगा और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। हमने कहा क्यों? बोले गगन 10 सालों की कार है, 7 सालों में कार बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, उसके बाद कस्टमर
नाराज होंगे, शिकायत करेंगे, हम छोड़ देंगे, हम दोबारा से लीज में ले लेंगे। यानी लेसी कह रहा है मेरे लिए तो 7 साल की यूजफुल लाइफ है, भले सरकार की तरफ से 10 साल हो। ओके, एक बार बस पढ़वाना था आपको। क्या है ना कि एग्जाम में कभी आ जाए और आपने पढ़ ना रखा हो, छोटी सी बात तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इकोनॉमिक लाइफ ये है कि उसकी टोटल पीरियड की बात कर रहा है, और यूजफुल लाइफ लेसी के रिस्पेक्ट में वो कितना उसको यूज करेगा उसकी बात कर रहा है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है सर, आइए जी। अब देखिए, सारा अकाउंटिंग इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको डिसाइड करना होगा कि ये क्वेश्चन फाइनेंस लीज का है या ऑपरेटिंग लीज का है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से पता लग जाएगा। दिक्कत तब आएगी जब आपको पता लग जाएगा सर ये फाइनेंस लीज का क्वेश्चन आ गया देखो। यानी बच्चे चाहते हैं कि गगन सर ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन आ जाए। ये जो बातें मैंने लिखी थी ना, इतनी सी बातें अगर हो तो ये लगता है ऑपरेटिंग लीज है, और ऑपरेटिंग लीज में कोई झंझटबाजी नहीं, काम सीधा सीधा हो गया। लीज बना ही ऑपरेटिंग लीज के पर्पज से था, लेकिन लोगों ने क्योंकि उसमें छेड़छाड़ कर दी, अब उसको फाइनेंस की टर्म में भी बनाना शुरू कर दिया, तो दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो फाइनेंस लीज में क्या होता है, कुछ गहराई छुपी हुई है। उस गहराई के कारण हमें कुछ मैथमेटिक्स भी करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो स्टूडेंट को दरअसल इच्छा यही रहती है कि सर ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एग्जामिनर हमेशा फाइनेंस लीज का ही क्वेश्चन आपके ऊपर दागने वाला है। तो जिन्हें ये कहना हो कि सर मैं तो छोड़ के ही जा रहा था, तो मैं कहूंगा भाई तुम ऑपरेटिंग लीज पढ़ जाना, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो काम हो जाएगा। और वो कहेंगे सर हमने ऑपरेटिंग लीज पढ़ ली तो बड़ा आसान था, तो मैं कहूंगा फिर 1-2 क्लास की फाइनेंस लीज भी पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन पूरा नहीं आता, छोटे छोटे पार्ट ही आते हैं, वो भी हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए, लीज 2 तरह की होती है। लीज आर ऑफ 2 टाइप्स। हाँ सर, ये तो आपने ऊपर बताया था। एक होती है जो फाइनेंस की जैसी है, और दूसरी होती है ऑपरेटिंग, जो ऑपरेटिंग की जैसी है। ठीक है, ओके। अब सर, लॉ जब भी हम पढ़ते हैं या किसी भी संस्था ने अगर कोई प्रिंसिपल इशू किए हों, जैसे यहां पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और लीज 2 तरह की बताई गई है, फाइनेंस और ऑपरेटिंग, तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो जनरली एक डिफाइन कर देते हैं और दूसरी में ये लिख देते हैं कि भाई अगर ये पहले वाली नहीं है तो ये दूसरे वाली है। यानी एएस के अंदर जो सारा फोकस है वो फाइनेंस लीज को समझाने में है। ऑपरेटिंग लीज में एक लाइन में बोल दिया जाएगा कि अगर ये फाइनेंस लीज नहीं है तो ये ऑपरेटिंग लीज है। पढ़ लीजिए, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, एक ऐसी लीज जो कि फाइनेंस लीज नहीं है। इसका मतलब सारा फोकस किसे समझाने में है, फाइनेंस लीज को समझाने में है। इसका मतलब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाएगा, गगन ये बताओ फाइनेंस लीज क्या होती है। सर आपने थोड़ी पेपर देना है, हमने देना है। वही आपसे पूछेगा, प्रिय स्टूडेंट्स बताइए फाइनेंस लीज क्या होती है। सर मजे मत लो, जल्दी जल्दी बताओ फाइनेंस लीज क्या होती है। फाइनेंस लीज, लीज इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज। हम लीज को फाइनेंस लीज तब कहते हैं इफ इट ट्रांसफर्स, अगर ये ट्रांसफर कर रही है सब्सटेंशियली, मतलब काफी भारी मात्रा में ट्रांसफर कर रही है, ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप। सर ये बात समझ नहीं आई, समझिए। लेसर ने कहा कि ये लो मेरे एसेट को इस्तेमाल करने का अधिकार मैं आपको दे रहा हूं। एसेट को तो इस्तेमाल कौन कर रहा है, लेसी। लेकिन एसेट से जुड़े हुए रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास रहेंगे। मतलब अगर एसेट को कोई नुकसान हो जाए, एसेट की वैल्यू अचानक से गिर जाए, एसेट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाए, तो कौन नाचेगा, किसकी आंखों से आंसू बहेंगे, ये डिसाइड करेगा कौन सी लीज है।
अच्छा सर, ये बताओ, अगर मैं लेसी को रिस्क और रिवॉर्ड भी दे दूं, तो जानते हो ये कहलाएगी फाइनेंस लीज। यही लिखा है कि फाइनेंस लीज, एक ऐसी लीज को हम फाइनेंस लीज बोलते हैं जो कि ट्रांसफर कर देती है सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। अरे भाई, एसेट तो ट्रांसफर होना ही होना था। एसेट का मालिक कौन था? लेसर था। यानी मालिक मैं हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इस एसेट के अधिकार सारे मैं तुम्हें देता हूं। तो सरकार कह रही है, इसका मतलब यहां पर ना ऑनरशिप ट्रांसफर की बातें हैं। यहां सिर्फ कागजों में दिखाया जाने वाला है कि लेसर मालिक है। यहां पर एक तरीके से फाइनेंस ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि लेसी बेसिकली एसेट को खरीद रहा है, लेकिन कागजों में वो लेसर के पास दिखाई दे रहा है, क्योंकि असली मालिक तो वही होता है जिसके पास उस संपत्ति के बढ़ने घटने, फायदे नुकसान के राइट होते हैं ना, वही संपत्ति का असली मालिक होता है। हम लेसी के पास जा रहे हैं, हम कह रहे हैं लेसी इस एसेट का ना मालिक तू है। वो कह रहे नहीं भाई, डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट में लिखा है इसका मालिक कौन है? लेसर। लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर जब देख रहे हैं तो वहां लिखा है कि भाई साहब इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ना लेसी के हैं। तो इसका मतलब अब केवल पेपर पे दिखाया जा रहा है कि लेसर ऑनर है। दरअसल इस लीज एग्रीमेंट को जो असली उद्देश्य है वो लेसी को मालिक बनाने का उद्देश्य है। और जब हम किसी को मालिक बनाने का उद्देश्य लेके ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग का ये मानना है कि गगन ये केवल पैसों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि अभी उसने पूरे पैसे दिए नहीं है, वो किश्तों में इसके पैसे चुका रहा है, इसीलिए लेसर ने अपने पास ये अधिकार रखे हुए हैं। और जैसी सारी पेमेंटें हो जाएंगी, ये लोग फटाफट करके क्या हो गए, एसेट किसको दे देंगे? लेसी को दे देंगे। और ये फाइनेंस की जैसी नेचर है, इसलिए इसको स्टार्टिंग से ही हम लेसी का एसेट मान के चलने वाले हैं। यानी फाइनेंस लीज ये कहने वाला है कि गगन भले कागजों में लेसर ऑनर है, लेकिन फिर भी इसका मालिक लेसी माना जाएगा, क्योंकि ये ढका जा रहा है, ये फाइनेंस ट्रांजैक्शन को ढका जा रहा है। ठीक है सर। अगर सर रिस्क एंड रिवॉर्ड इसी के पास रह जाएं, अगर वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो फिर ये सिंपल सी ऑपरेटिंग लीज है, फिर ये एक नॉर्मल सी लीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस लीज के माध्यम से फाइनेंस वाइनेंस और ट्रांसफर की बातें नहीं होने वाली। दरअसल अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई, कई बार होता है ना, आप कहते हो कि भाई ये बोल तो कोई और रहा है लेकिन इसको सिखा कोई और रहा है, तो भाई हमने तो रूट पे जाना है। और रूट यही है कि आपने जो ये लीज एग्रीमेंट किया है, क्या ये सिंपल शर्तों पे केवल एसेट को इस्तेमाल करना और लीज रेंटल देना, यही ऑब्जेक्टिव है? या आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई साहब अभी लीज रेंटल देते हैं और बाद में एसेट हमारे पास आ जाएगा? तो फिर अकाउंटिंग कहती है कि नहीं, फिर हम स्टार्टिंग से ही आपका मान के चलेंगे, हम कोई हेर फेर अपनी बुक्स में प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं होने देंगे। ये बड़ी गहराई की बात है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। इसलिए अगर ज्यादा भी ना समझ में आए कि सर ये हेर फेर कैसे हो गया, तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब सर ये बताओ, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि लीज कब फाइनेंस लीज है। ये तो ब्रॉडली बता दिया कि एक ऐसी लीज जो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को दे देगी। क्वेश्चन सीधे सीधे तो कभी भी नहीं कहेगा कि सारे रिस्क रिवॉर्ड हमने लेसी को दे दिए, यानी इसको भी पहचानना पड़ता है। पहचानना बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार पढ़ा रहा हूं, समय लगता है। नाउ वेदर अ लीज इज अ फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज, तो जो लीज है वो फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। वो कह रहे गगन ऊपर ऊपर मत देखो, गहराई में देखो कि इस ट्रांजैक्शन के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य क्या है, वो देखो। अच्छा, तो इसलिए सब्सटेंस देखो, लीगल कागजों के ऊपर क्या लिखा है उसको मत देखो। अब सब्सटेंस को देखने के लिए मुझे कुछ समझाना पड़ेगा कि अगर ऐसे ऐसे सिम्टम नजर आ रहे हो तो समझ जाना कि ये फाइनेंस ट्रांजैक्शन होने वाली है। ओके,
तो एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन विच वुड नॉर्मली लीड टू फाइनेंस लीज। सर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो हमें यह बताएंगी कि अगर सवाल में, क्वेश्चन में इनमें से कोई पॉइंट लिखा हुआ आ गया तो समझ जाना कि यह फाइनेंस लीज है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं पढ़ता हूं। लेकिन यहां पर जब हम फाइनेंस लीज को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ था कि लीज इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज इफ इट ट्रांसफर्स सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ऑनरशिप। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसे फाइनेंस लीज मानना। लिखा है टाइटल मे और मे नॉट इवेंचुअली बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब लीज के एग्रीमेंट में बहुत वेरिएशंस होती हैं। अपने मन में यह धारणा मत बना लेना कि सर आपने तो कहा था फाइनेंस की ऑप्शन हो रही है, तो जब लीज टर्म खत्म हुई तो एसेट लेसी के नाम ट्रांसफर होना चाहिए। एएस कह रहा है गगन मैच्योर्ड बनो, बच्चों को समझाओ मैच्योर्ड बनो। मान लीजिए ये लीज टर्म है 7 सालों के लिए, तो लेसी का इंटरेस्ट यह है कि भाई 7 सालों तक इस एसेट को मेरे पास रहने दो, इसके जो भी रिस्क रिवॉर्ड होंगे मेरे, बाकी बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा नया करूंगा। तो वो अपने नाम करना नहीं चाहता, ना करे, फिर भी वो फाइनेंस लीज ही कहलाएगा। यानी कि एएस 19 सरल शब्दों में यह कहता है कि गगन मोस्टली फाइनेंस केसेस में ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, पर यदि नहीं हो रही हो तो यह मत कहना कि यह फाइनेंस लीज नहीं है। यानी ओनरशिप ट्रांसफर होने के हाई चांसेस होते हैं, लेकिन बड़ी कंडीशन ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं है। बड़ी कंडीशन रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिवॉर्ड उस पीरियड के दौरान किसके पास थे। ठीक है सर, तो पहला तो कंडीशन यह है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यानी अक्सर फाइनेंस के लीज एग्रीमेंट में यह लिखा जाता है कि इसकी ओनरशिप लेसी को दे दी जाएगी। ओके, लेकिन यह एक बहुत मेजर कंडीशन मान के मत चलना कि सर नहीं हुआ तो हम इसे फाइनेंस लीज नहीं मानेंगे। और भी कंडीशंस हैं। ऑप्शन टू परचेज, दूसरी कंडीशन है ऑप्शन टू परचेज, यानी लीज एग्रीमेंट में ऑप्शन टू परचेज दी जाएगी। ठीक है, अब सर ऑप्शन दी जाएगी तो ये लेसी की मर्जी है कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ये उसकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन कागज देख के आप समझ जाओगे कि सर ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगी ही होगी। कैसे? आओ जी, मान लेते हैं एक एसेट लीज पे दिया गया जिसकी टेन्योर थी 7 इयर्स। 7 इयर्स के बाद जब ये एसेट पुराना हो जाएगा तो हमें यह लगता है कि उस दिन इसकी जो मार्केट में वैल्यू होगी वो होगी 10 लाख रुपए। हमने लेसी से कहा, लेसी तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहो तो ये एसेट 2 लाख रुपए में ले लेना। अब कोई भी व्यक्ति सोचेगा यार इसको इतने कम पे क्यों दे रहा है। वो कह रहा है गगन ये तो पहले से इसी का था, केवल कागजों का हेर फेर होना बाकी है, इसीलिए सस्ते दामों पर दे रहा है। यानी कि लेसर ने लेसी को ऑप्शन दी, एसेट परचेज कर सकते हो एंड में, और वो ऑप्शन इतने कम दाम पर दी कि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी ये कह दे कि गगन ये तो पक्का है कि लेसी अपने नाम में ट्रांसफर करवाएगा ही करवाएगा। लेसी कह रहा है गगन मेरी कोई भी तुम कार देख लो, मैं तो 7 साल से ज्यादा चलाता ही नहीं हूं, मैं क्यों ट्रांसफर करवाऊंगा। हमने कहा ज्यादा होशियार मत बन, वो पहले अपने नाम करवाएगा और फिर जाके मार्केट में बेच देगा और तुझे 8 लाख रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट मिलना है। अपना प्रॉफिट कौन छोड़ता है, समझ में आया। इसलिए लॉ कह रहा है कि गगन अगर ये आपको दिखाई दे कि जो उसकी फेयर वैल्यू होनी है एसेट की एंड में और जिस वैल्यू पे ये ले रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा कम है तो कंफर्म्ड है ना, वो लेगा ही लेगा, यही बात लिखी है। द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज एसेट, और जो प्राइस होगा वो इतना कम होगा अपनी फेयर वैल्यू से, उस दिन की फेयर वैल्यू से इतना कम होगा
कि ये स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा कि इट इज रीजनेबली सर्टेन, ये तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि लेसी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। दूसरा इंडिकेशन, पहला इंडिकेशन एसेट ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होगी, लिखा है तो ये फाइनेंस लीज है। सर ऑप्शन इतने कम दामों पर दी जा रही है, तो ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा है लीज टर्म, एसेट की जो लाइफ है, एसेट की जो लाइफ है इकोनॉमिक लाइफ, मैंने कहा 10 साल तक है, और लीज की टर्म जो है मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ को कवर कर रही है। तो इसका मतलब होगा कि वो कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज है। अब सर ये मेजर पार्ट को ना बच्चा कहते सर मेजर पार्ट को डिफाइन करो, ये डिफाइन नहीं करना होता। यहां उन्होंने लिखा नहीं है कि गगन अगर लाइफ 10 साल है कार की तो कोई 5 सालों के लिए ले तो उसे फाइनेंस लीज मानना, 3 सालों के लिए ले तो मानना। वो कह रहे गगन अगर तुम्हें ये वाली ऑप्शन मिल गई तो फाइनेंस लीज होगी, आगे भी जाने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर ये वाली ऑप्शन दिखाई दे रही है तो इससे भी समझ लेना फाइनेंस लीज है। और मेजर पार्ट को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, 50, 60, 70 कुछ डिफाइन नहीं किया, तो ये जजमेंट से होता है। आइए जी, पहले मैं लास्ट वाला पढ़ देता हूं कि लीज्ड एसेट एक स्पेशल नेचर का है। जो एसेट लीज पर लिया गया वो एक स्पेशल नेचर का है, और स्पेशल नेचर का एसेट आप ही यूज करते हो, बाकी लोग यूज नहीं करते। तो इसका मतलब समझ लेना कि लेसर अपने आप को सेफ करके चल रहा होगा। वो कहेगा नहीं भाई तेरे को तो ये लेना ही लेना है। अगर मेरे पास कार है, जनरल नेचर की कार है, तो मैं कहूं यार एक्स नहीं लेगा तो वाई ले लेगा। लेकिन मान लो मेरे पास एक मेट्रो की ट्रेन है, तो भाई मेट्रो वालों को ही कहूंगा ना भाई इसको तो तुम्हें ही पकड़ना है, मैं इसे लेके कहां फिरता रहूंगा। यानी ये 1, 2, 3 और ये 4 कंडीशन बस एक बार पढ़ लेना। दरअसल जो 5वीं कंडीशन है ये प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई है, इसलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताता हूं, ठीक है। आइए, मेरे साथ साथ दोबारा एक बात को समझना। हमारे पास एक पार्टी थी लेसर और दूसरी पार्टी थी लेसी, या यूं कहें हमारे पास 2 पार्टीज होंगी, एक पार्टीज होगी लेसर और एक पार्टी होगी लेसी। अब पूरे क्रक्स की बात मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल इस लेसी को एसेट चाहिए। इसके मन में 2 बातें हो सकती है। मान लीजिए आप अपनी कॉलोनी में देखते होंगे कई बार बिल्डर मकान बनाता है। बिल्डर कहता है भाई मुझे मकान बनाने में, एक कंस्ट्रक्शन करने में 2 सालों का समय लगेगा, और उसके दौरान उसे 5-7 दिन के लिए जेसीबी मशीन की जरूरत पड़ती है। तो उसे पता है छोटे पीरियड के लिए मुझे जेसीबी मशीन इस्तेमाल करनी है, तो वो क्या करेगा 5-7 दिन के लिए किराए पे जेसीबी मशीन बुलाएगा, काम कराएगा और भेज देगा। वो जेसीबी की मशीन खरीद के नहीं रखेगा अपने पास, इसमें तो नुकसान है भाई। और जेसीबी मशीन वाले को भी पता है कि भाई ये 5-7 दिन के लिए मुझसे ही मांगेगा, इसलिए वो किराया भी बहुत लेगा, ठीक है। तो लेसर ने लेसी को राइट टू यूज दिया और उसने उसके बदले में इसे लीज की पेमेंट की, ठीक है। जेसीबी वाले को पता है कि भाई ये मुझे फालतू पैसे देगा, तो वो देगा, लेकिन कितने दे देगा, इतने थोड़ी ना दे देगा जितने में जेसीबी की मशीन आ जाए। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि जेसीबी की मशीन 1 करोड़ की आती है, तो ये जो किराया देगा वो 1 करोड़ से ज्यादा थोड़ी ना भर देगा। यहां पर सीधा सीधा वो कहेगा यार चल थोड़ी बहुत महंगी सस्ती पड़ रही है, कोई बात नहीं, खुद खरीद के रखूंगा तो बेकार ही पड़ी रहेगी। तो ये जो शर्तें होती है ना, ये तो कहलाती है ऑपरेटिंग लीज। सर हम पढ़ रहे थे फाइनेंस लीज, तो वो कहती है गगन अगर मान लो जो लेसी ने लेसर को पेमेंट दी
मान लो ये 1.3 करोड़ की पेमेंट कर दी ड्यूरिंग द लीज टर्म, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहां पर फाइनेंस की बातें हो रही हैं? हमने कहा क्यों? उसने कहा एसेट दे दो, मैं तुम्हें किराया दे रहा हूं, और मैं किराया अगर 1.3 करोड़ दूं, क्या दिक्कत है? तो अकाउंटिंग कहती है इसी को तो कंट्रोल करने के लिए मैं आई हूं। यानी कि इस पेमेंट में से अगर एक नॉर्मल इंसान सोचे तो इसमें एक ब्याज लगा होगा। अगर लेसर ने जेसीबी मशीन में अपना पैसा लगाया है तो वो या तो किराया कमाना चाहता है, या लेसर कह रहा है भैया मेरे पास इतनी मेहनत नहीं है, मैं जेसीबी मशीन के पीछे भागता फिरूं, लोग मेरे पास आते हैं, मेरा फाइनेंस का काम है, मैं नकद में फाइनेंस ना करके मशीन खरीद के पकड़ा रहा हूं। यह भी एक तरीके का फाइनेंस है। और इसे पकड़ने का एक तरीका अकाउंट ये कहता है गगन, जो लोग फाइनेंस करते हैं उन्हें ब्याज में इंटरेस्ट होता है, वो मेहनत मुशक्कत में नहीं पड़ते, उन्हें ब्याज में इंटरेस्ट होता है। तो गगन अगर इस 1.3 करोड़ की जो पेमेंट है, जिसे मैं लीज पेमेंट कहता हूं, इस लीज पेमेंट में से अगर मैं इंटरेस्ट को बाहर कर दूं तो बाकी बच जाता है प्रिंसिपल। और अगर ये प्रिंसिपल इस एसेट की वैल्यू के बराबर आ रहा है तो साफ साफ समझ में आना चाहिए कि फाइनेंस की ऑप्शन को लीज की शक्ल दिखाने की कोशिश की जा रही है, और अकाउंटिंग इसे फाइनेंस की तरीके से ही डील करने वाली है। तो सर जब हम लीज पेमेंट में से ब्याज को अलग कर देंगे, जब हम लीज पेमेंट में से ब्याज को अलग कर देंगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है इसे टेक्निकली कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट वैल्यू। यानी इस चैप्टर के अंदर एक गणित, एक मैथमेटिक्स में आपको सिखाऊंगा जिसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली वो गणित के पीछे ऑब्जेक्टिव होगा कि ब्याज हटा के मैं उसकी प्रिंसिपल अमाउंट निकालूंगा। क्या होता है, अगर हमें किसी भी चीज का लॉजिक समझ में आ जाए तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो इस चैप्टर में क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। सर ब्याज अलग करने के लिए हमें रेट चाहिए होगा, तभी तो ब्याज अलग करोगे। बिल्कुल ठीक बात है, उसे बोलेंगे आईआरआर। और मैं मान के चलता हूं कि एग्जामिनर आपको आईआरआर देगा। नहीं, मैं गहराई में लेके जाऊंगा, यानी मैं कुछ सवाल ऐसा भी करवाऊंगा कि अगर वो आईआरआर नहीं देगा तो हम आईआरआर भी ढूंढेंगे। ठीक है ना? क्या फायदा हुआ, फिर कहीं मर्जी पढ़ लेते, फिर मुझसे पढ़ने के लिए क्यों आए? आपको मैं तो कोशिश करूंगा कि 90-95% तक आपके पास लीज का क्वेश्चन आए, आप निकाल के ले जाओ। आसान और मुश्किल में यही अंतर है। आसान होता है वो सर बहुत कम मेहनत में समझ में आ जाता है, मुश्किल की परिभाषा यह है थोड़े उसमें समय लगाना पड़ता है, मुश्किल कुछ नहीं होता। तो यहां पर इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो प्रेजेंट वैल्यू वर्ड आएगा। अब वो आपको तंग नहीं करेगा, आपने समझना है प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि पेमेंट में से हमने इंटरेस्ट अलग कर लिया। ठीक है सर, इंटरेस्ट अलग करने के लिए रेट दिया हुआ होगा, और रेट की जरूरत कब पड़ेगी? फाइनेंस लीज में ही पड़ने वाली है। ठीक है, और ये जो लीज पेमेंट होती है इनमें भी थोड़ा सा झोल होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा झोल होता है। क्या झोल होता है? जो लेसर है वो लेसर कहता है कि भाई ऐसा है लेसी, तू मेरे को एक तो फिक्स्ड अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स देगा, एक तो तू मुझे फिक्स्ड अमाउंट की इंस्टॉलमेंट देगा। प्रैक्टिकल लाइफ में तो मंथली होती है, लेकिन थ्योरेटिकली वो आपसे छोटा क्वेश्चन करवाएंगे तो वो कहेंगे 3 साल की लीज है तो 1 साल की पेमेंट इतनी है। प्लस साथ में ना शर्तें लगाता है कि तेरी जो सेल होगी उस सेल का इतना % भी मैं लूंगा, ये जो मशीन है इसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी मैं करूंगा, उसके भी पैसे लूंगा। तो यानी लेसी कई तरीकों की पेमेंट करेगा, और वो जो एस कहता है वो कहता है गगन हम केवल उन मेन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट वो करेगा, केवल उसी इंस्टॉलमेंट में से ब्याज अलग करके प्रिंसिपल को कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है ना? और साथ ही साथ वो ये कहेगा कि एंड में अगर मैं ये एसेट खरीदता हूं तो मैं तुझे एंड में कितने पैसे ट्रांसफर करूंगा, उसे बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू।
कहने का तात्पर्य मीनिंग ये है कि यहां पर आपको ये जो लीज पेमेंट है, इस लीज पेमेंट में कई सारी आइटमें हैं और वो सभी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कुछ की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उन्होंने कहा गगन इसके लिए हम एक नाम देंगे, मिनिमम लीज पेमेंट्स। समझ में आया? यानी कि अगर ये फालतू की बातें हो रही हैं, इन फालतू की बातों को हटा दो और केवल उतनी बातों को ले लो। तो जो बच्चा मेरे साथ ये समझ गया कि हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कई सारी पेमेंट दी होंगी, उसमें से हमें ढूंढना है मिनिमम लीज पेमेंट किसको कहते हैं। अभी पढ़ाऊंगा। जैसे ही पता लग जाएगा अच्छा मिनिमम लीज पेमेंट क्या है, आज यही बताऊंगा मिनिमम लीज पेमेंट क्या है, तो फिर अगली क्लास में यह सिखा दूंगा कि इसमें से इंटरेस्ट कैसे अलग करना है। जैसे ही इंटरेस्ट अलग हो गया उसकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू, और जब प्रेजेंट वैल्यू को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मैं बता दूंगा कि ये फाइनेंस लीज है या फाइनेंस लीज नहीं है। जैसे ही पता लग गया फाइनेंस लीज है तो मेरी दिक्कत भी खत्म हो गई, क्योंकि जो मैथमेटिक्स मुझे अकाउंटिंग में चाहिए था वो इतनी प्रोसेस में मिल जाएगा। ठीक है, दिखाता हूं। देखिए यहां लिखा है कि फाइनेंस लीज कब होगी। उन्होंने कहा हम आपको कुछ सिचुएशन समझा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि गगन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ढूंढो। फिर बताता हूं, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है इसमें से ब्याज निकल चुका है, ब्याज निकल चुका है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट बच गया है। और वो कहते हैं गगन स्टार्टिंग में ही ये काम कर लेना, और अगर तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू जो आई है ये सब्सटेंशियली इक्वल हो जाए, आपकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर हो जाए, तो समझ जाना ये फाइनेंस लीज है। इसी गणित में इसी को समझने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा मिनिमम लीज पेमेंट किसे कहते हैं। बस बाकी गणित की बात नहीं करूंगा, अभी मिनिमम लीज पेमेंट की बात करूंगा, आज यही बात करूंगा। ठीक है, और जो मिनिमम लीज पेमेंट सिंपल है, समझ गया, किसी को दिक्कत आएगी नहीं, अभी कराता हूं 10 मिनट में समझ जाओगे। फिर अगला स्टेप होगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। अब जिसने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया वो गणित समझ लिया, तो फिर अकाउंटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी कंफ्यूजन खत्म। बच्चा कहता है सर इतनी सारी टर्म डिफाइन है, कुछ नहीं है। चले मिनिमम लीज पेमेंट को समझते हैं। पहले इस टॉपिक पर वापस आएंगे। मैंने कहा आओ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की शुरुआत यहां से होती है कि गगन सर ये समझा दो भाई मिनिमम लीज पेमेंट कहते किसको हैं। देखो कितने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मिनिमम लीज पेमेंट्स, जो भी पेमेंट लेसर को करेगा वो सब लीज पेमेंट्स हैं, लेकिन हम उनमें से केवल कुछ लीज पेमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए उन्होंने एक टर्म बना दी मिनिमम लीज पेमेंट्स। यानी कि अगर बाकियों की बातें बाद में करेंगे, इनकी बात पहले कर लो। ये कितनी थी? मिनिमम लीज पेमेंट्स हम उन पेमेंट्स को कहेंगे जो कि लीज टर्म के दौरान लेसी दे रहा है। मिनिमम लीज पेमेंट्स हम उन पेमेंट्स को कहेंगे जो लीज टर्म के दौरान लेसी उसको देनी है। ठीक है सर, लेसी ने तो सारी पेमेंट लीज टर्म में देनी है, क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद भी कोई पेमेंट करता है? अरे रुको तो। लेकिन वो कहते हैं गगन लीज टर्म के दौरान जो पेमेंट जारी है बहुत सारी है, उनमें से छोड़ देना, एक्सक्लूड कर देना, इनको छोड़ देना, इनको मत लेना। और आपको बता दूं क्वेश्चन में ये दी भी नहीं होंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपको तंग करना चाहे डाले तो आपको पता होनी चाहिए। मुझे ये सुनने में ना मिले सर मैंने गलती कर दी, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक शब्द पढ़ा रहा हूं, ओरिजिनल पढ़ा रहा हूं जो एएस में लिखा है कि गगन इनको मत शामिल करना। सबसे पहला क्या, कंटिंजेंट रेंट को शामिल मत करना। कंटिंजेंट रेंट उसी को बोलते हैं जो मैंने कहा था सेल्स की इतना % कमीशन दे दो। कंटिंजेंट रेंट लीज पेमेंट का वो हिस्सा होता है जिसे हमने अमाउंट में फिक्स नहीं किया, बट वो किसी और फैक्टर पर आधारित था। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ सेल्स।
यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि लेसी सेल का 2% कमीशन देगा, पहले साल की सेल इतनी है, दूसरे साल की इतनी है, तीसरे साल की इतनी है, तो वो भी पेमेंट लेसी दे रहा है, लेकिन वो मिनिमम लीज पेमेंट का पार्ट नहीं होगी। तो एक तो कंटिंजेंट रेंट नहीं होगा, एक सर्विस के लिए जो उसने कहा कि भाई मेरी मशीन है, मान लो मैंने मेट्रो किसी को दी है लीज पर, और उसने कहा गगन क्योंकि मेट्रो बनाते भी बहुत कम लोग हैं भाई, मैं सर्विस कहां से करवाऊंगा, मैंने कहा मुझे से करवा लियो ना, तो वो मुझे सर्विस के भी पैसे देगा, तो वो भी लीज पेमेंट का हिस्सा नहीं बनाना, अकाउंटिंग उसकी भी करेंगे लेकिन वो लीज मिनिमम लीज पेमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। और सरकार के जो टैक्सेस मैं लेसी से लूंगा सरकार को दूंगा, उसका भी लीज से कोई संबंध नहीं है, तो उसको भी मिनिमम लीज पेमेंट से बाहर रखना। इन तीन को बाहर रखना, इन तीन को छोड़ करके जो रेगुलर रेंटल जा रहे हैं, फिक्स्ड रेंटल जा रहे हैं, वो मिनिमम लीज पेमेंट कहलाएंगे। अगर सर इतनी परिभाषा होती तो फिर बच्चों को दिक्कत कहां थी? बच्चे इतना पढ़ के भाग जाते हैं, उसके बाद वो रुकते नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो पढ़िए। वो कह रहे गगन देखो, एंड में या तो लेसी इस एसेट को अपने नाम करवाएगा, ठीक है ना, या नहीं करवाएगा। अगर लेसी को ये ऑप्शन दी गई टू परचेज, अगर लेसी को ऑप्शन दी गई कि भाई तू चाहे तो इसे खरीद सकता है, मैंने बताया था 10 लाख का है लेकिन मैं तुझे 2 लाख रुपए में दे दूंगा, एट अ प्राइस विच इज, उस दाम पर ऑप्शन दी जाएगी, किस दाम पर, विच इज सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू। भाई लीज टर्म के बाद जो एसेट की वैल्यू होगी उससे बहुत कम दामों पर मैं तुझे ऑप्शन दे रहा हूं, और वो इतना कम है कि स्टार्टिंग में ही ये बात पता है कि लेसी इसे एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। तो फिर वो कहते हैं गगन मिनिमम लीज पेमेंट में शामिल कर लेना वो पेमेंट जो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आपने बताई है, यानी जो 2 लाख रुपए, जो 2 लाख रुपए हैं उन्हें भी मिनिमम लीज पेमेंट में शामिल करना। ओके ठीक है सर। अब मिनिमम लीज पेमेंट अगर इतनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी बारीकी और है, और बच्चा ना जाने हर बात का लॉजिक ढूंढना चाहता हो तो दिक्कत है, अदरवाइज कुछ बातों को ना समझ लेना चाहिए। मेरे पास 2 पार्टी होंगी, एक होगा लेसर और एक होगा लेसी। ये लेसी इस लेसर को कुछ पेमेंट्स देगा, लीज पेमेंट्स। एएस कहता है गगन उनमें से कुछ पेमेंट्स को ही हमने सिलेक्ट करके नाम दे दिया मिनिमम लीज पेमेंट, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल यह टर्म एक ही है मिनिमम लीज पेमेंट, लेकिन एएस समझाता है गगन कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस होंगे जब मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग निकलेगा और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग निकलेगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, 2 आदमी डील कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे को पेमेंट दे रहा है और आप कह रहे हो अलग अलग होगा। कह रहे गगन कुछ हिस्सा तो कॉमन है, जैसे मान लो लीज की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एक्स है, तो ये तो बात ठीक है, और मैंने इसको यहां पर ऑप्शन दी कि भाई 2 लाख रुपए पर एसेट तेरा हो जाएगा, ये भी फिक्स्ड है। कहते हैं लेकिन गगन हर कॉन्ट्रैक्ट तो एक जैसा होता नहीं है, मैंने इसको ऑप्शन दी कि एंड में ये एसेट तेरा हो जाएगा, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा तेरा 8 लाख रुपए का फायदा है, वो कह रहे गगन लेसर को मैंने कहा कि भाई तू इस एक्स में उस 8 लाख को एडजस्ट कर, जैसे मर्जी कर, एंड में इसकी वैल्यू 2 लाख बना, मेरी किस्तों को कम कर। उसने एग्रीमेंट अपनी पसंद का बनवा रखा है। अब लेसर फाइनेंसर है, वो कहता है गगन मैंने लीज टर्म के बाद इस एसेट को वापस थोड़ी ना लाना है, मैंने किसी ना किसी को बेच देना है, ये नहीं लेगा तो किसी और को बेच दूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एसेट वैसेट में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में है। तो ऐसा हो सकता है कि लेसी उस एसेट को ना खरीदना चाहता हो। हाँ बेनिफिट को वो अपने आप किस्तों में एडजस्ट करवा चुका है, चिंता मत करना। तो सर वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं नहीं लूंगा, लेकिन लेसर फिर भी कहेगा यार मेरे को कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए कि ये बिक जाएगा 2 लाख का, ठीक है। तो ऐसे में
ये जो लीज टर्म खत्म होने के बाद जो एसेट की वैल्यू आती है इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिशिएशन में भी आप पढ़ते हो भाई, टर्म के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। तो ये रेजिडुअल वैल्यू है। अब लेसर लेसी के ऊपर दबाव बनाएगा, भाई इसकी गारंटी दे, इसकी गारंटी दे कि तू एसेट को ऐसे इस्तेमाल करेगा, मुझे कम से कम 2 लाख तो मिलेंगे। अब लेसी कह रहा है यार क्या जिद कर रहा है। वो कह रहा है चल एक काम कर, मैं तुझे 1,20,000 रुपए की गारंटी देता हूं। तो या तो लेसी खुद से गारंटी दे देगा या लेसी किसी से ये गारंटी दिलवा देगा, किसी को पकड़ के लाएगा, यार मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट फंसा हुआ है, उसको बोल दे कि तू ले लेगा। तो लेसी ने खुद लेना था, तो जो वैल्यू थी वो हमने मिनिमम लीज पेमेंट में ऐड कर ली। लेकिन अगर किसी सवाल में ऐसे लेसी नहीं ले रहा होगा तो फिर वहां लिखा होगा कि भाई इसके एंड में इसकी एक रेजिडुअल वैल्यू बचेगी। अगर वो रेजिडुअल वैल्यू लेसी ने गारंटी कर दी तो ठीक है, या लेसी के बिहाफ पर किसी ने गारंटी कर दी तो भाई मिनिमम लीज पेमेंट जब लेसी के अनुसार निकालूंगा तो x जमा 1.2 लाख रुपीस लूंगा। पढ़िए, वो कह रहे गगन मिनिमम लीज पेमेंट जब तुम निकालोगे तो देखना किसके लिए निकाल रहे हो। अगर लेसी के लिए निकाल रहे हो तो अगर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी की है, चाहे लेसी ने खुद गारंटी की है या लेसी के बिहाव पर किसी ने गारंटी दी है, उसको ऐड कर देना। ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ कि ये लेसर था और ये लेसी था, इन्होंने 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और हर साल इसने 10 लाख रुपए देने थे। मुझसे पूछा गया गगन मिनिमम लीज पेमेंट बताओ, तो मैं कहूंगा मिनिमम लीज पेमेंट होगी 30 लाख प्लस। अब मैं कहूंगा अगर लेसी के दृष्टिकोण से मिनिमम लीज पेमेंट निकाल रहे हो तो मैं कहूंगा क्या लेसी ने कोई गारंटी दी है रेजिडुअल वैल्यू की, तो वो जोड़ दो। लेसी ने दी है या लेसी के ब्याह पर किसी ने दी है, जोड़ दो। तो सर लेसी ने दी है 1.2 लाख, तो जोड़ दो, 31.2 लाख हो गया। ओके, एक दूसरी सिचुएशन और समझ लो, यही लास्ट पॉइंट है कि भाई ये लेसर है और ये लेसी है, 3 सालों के लिए ये एग्रीमेंट किया गया, हर साल लेसी 10 लाख रुपए देगा, यानी टोटल 3 सालों में 30 लाख रुपए देगा। लेकिन लेसी कहता है कि भाई मैं कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी नहीं दूंगा, तेरी मर्जी है, करना कर, नहीं करना मत कर। एक आदमी एक्स आया, एक्स लेसर के पास आया, बोला लेसर तू क्यों परेशान है? कह रहा है यार एक डील फंसी हुई है, एक आदमी मांग रहा है एसेट, लेकिन यार एंड में जो 2 लाख है उसकी गारंटी नहीं दे रहा। तो एक्स ने लेसर से कहा चल यार तू एक काम कर, 1.5 लाख में मेरे से गारंटी ले ले। अब की बार गारंटी देने वाला व्यक्ति एक अनजान व्यक्ति है जो कि लेसर को जानता है। तो अकाउंटिंग कहती है गगन अब क्या होगा, अब मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के दृष्टिकोण से 30 लाख हो जाएगी, लेकिन लेसर के दृष्टिकोण से ये 30 लाख जमा 1.5 लाख होगी, 31.5 लाख होगी। यानी बच्चा उस समय परेशान हो जाता है, कहता है सर ये क्या है, एमएलपी की वैल्यू देखो बुक में अलग आ रही है लेसर की और अलग आ रही है लेसी की, तो एक सिचुएशन में अलग आ सकती है और वो सिचुएशन एएस 19 ने लिखी है। कहता है गगन अगर लेसर के दृष्टिकोण से देखूं तो मिनिमम लीज पेमेंट में हम गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जोड़ते हैं अगर वो लेसी या उसके बिहाव पर किसी ने दी हो। बिल्कुल वही बात यहां भी लिखी हुई है, लेकिन कह रहे गगन एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर लेसी गारंटी नहीं दे रहा, एक अनजान व्यक्ति ने लेसर को दे रखा है, तो उस केस में मिनिमम लीज पेमेंट जब मैं लेसर के दृष्टिकोण से निकालूंगा तो मैं उस थर्ड पार्टी वाली गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को जोड़ूंगा और उस केस में एमएलपी की वैल्यू लेसर के दृष्टिकोण से अलग निकलेगी, लेसी के दृष्टिकोण से अलग निकलेगी। बस जो बच्चा मिनिमम लीज पेमेंट समझ गया
उसके लिए चैप्टर का बेस तैयार हो गया। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं समझाऊं कि नहीं समझा, तो मैंने इसके लिए क्वेश्चन आपके लिए रखा है। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन के पास चलते हैं। कैलकुलेट मिनिमम लीज पेमेंट्स, कंप्यूट मिनिमम लीज पेमेंट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी ये चारों अलग अलग सिचुएशन है जिसमें ए ने बी को अपना एसेट लीज पर दिया है। ठीक है सर, मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है मिनिमम लीज पेमेंट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखो, एक तो होंगे आपके फिक्स्ड लीज रेंटल्स। मुझे बताओ, क्या ये मिनिमम लीज पेमेंट का हिस्सा होते हैं? बोलो। हाँ सर होते हैं, यही तो बताया मैंने। कहा अगर रिड्यूस्ड प्राइसेस पर आपने ऑप्शन दी थी लेसी को, क्या ये भी मिनिमम लीज पेमेंट का हिस्सा होते हैं? हाँ सर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये ऑप्शन दी गई हो, तो ये हो सकता हो सकता ना हो। जहां ये ऑप्शन नहीं होगी वहां हम लेसी के पास जाएंगे। भाई तू एसेट नहीं लेना चाहता तो क्या हुआ, मैं किसी और को बेचूंगा, मुझे कम से कम गारंटी कर, अगर कम मिला तो तेरे से वसूलूंगा। तो यहां पर हो सकता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कमिट की हो लेसी ने, या लेसी के बिहाव पर किसी और पर्सन ने, लेसी के बिहाव पर लेसी के किसी और पर्सन ने दियो। क्या ये भी मिनिमम लीज पेमेंट का हिस्सा होती है? हां। क्या ये तीनों चीजें लेसर और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन होती हैं? मैंने कहा दोनों के लिए कॉमन होती हैं, लेकिन एक अनकॉमन सिचुएशन है जब गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसर को लेसी के बिहाव पर भी कोई ना दे, कोई थर्ड पार्टी दे दे, कोई अनजान तीसरा व्यक्ति दे दे, तो ये मिनिमम लीज पेमेंट का हिस्सा होती है, लेकिन वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। यानी यहां पर भी मिनिमम लीज पेमेंट आ सकती है, मगर वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। अगर यहां पर मिनिमम लीज पेमेंट मैं निकाल रहा हूं तो वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आइए जी सिचुएशन नंबर ए को पकड़ते हैं। मुझे बताइए, मंथली लीज रेंटल दिए जाएंगे 25,000 पर मंथ के बाय बी टू ए फॉर 36 मंथ्स। 25,000 रुपए के लीज रेंटल दिए जाएंगे फॉर 36 मंथ्स। कैलकुलेटर लीजिए, एग्जाम में अलाउड होता है। 25,000 इंटू 36, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 9 लाख। ओके, सी एक थर्ड पर्सन है, प्रोवाइड्स अ गारंटी फॉर रेजिडुअल वैल्यू ऑन बिहाफ ऑफ बी टू ए। एक थर्ड पर्सन है, लेकिन वो थर्ड पर्सन कह रहा है भाई मैं बी के बिहाफ पर तुझे गारंटी दे रहा हूं कि 50,000 रुपए की गारंटी तो तू मुझसे लिखवा ले। यानी कि ये वाली ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन एक थर्ड पार्टी ने उसके बिहाफ पर 50,000 रुपए की गारंटी दे दी है। तो यानी कि मिनिमम लीज पेमेंट कितनी होगी? 9,50,000। अब सर क्या कोई थर्ड पार्टी की भी गारंटी होगी? अरे थर्ड पार्टी की कोई गारंटी है ही नहीं, वो तो लेसी ने ही गारंटी दिलवाई है। यानी यहां पर लेसी हो या लेसर हो, दोनों ही केस में अगर अकाउंटिंग करूंगा तो मिनिमम लीज पेमेंट 9,50,000 लेकर के चलूंगा। बी केस, मंथली लीज रेंटल 12,000 के हैं 5 सालों के लिए, जो कि बी ए को देगा, और बी कह रहा है साथ में मैं तुझे 5% ऑफ सेल्स का रेवेन्यू भी दूंगा, मगर ये कंटिंजेंट रेंट की परिभाषा में आता है। और मिनिमम लीज पेमेंट में कहा गया था गगन कंटिंजेंट रेंट को मत लेना, सर्विस के चार्जेस को मत लेना और टैक्सेस को मत लेना, इन तीनों को मत लेना। तो मैं 12,000 इंटू 5 साल, यानी बी केस में मैं लूंगा 12,000 इंटू 5 साल, क्योंकि ये मंथली किस्तें हैं, तो इंटू 60। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में
प्रैक्टिकली तो मंथली होती हैं, लेकिन थियोरेटिकली एनुअल होती है। मगर मैंने आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल मंथली बेस पे बना के दिया है। साथ ही साथ इसको तो मैं नहीं लूंगा, ये 5% जो है सेल्स का, इसको नहीं लूंगा। लेकिन आगे वो कह रहा है बी ऑल्सो गारंटी द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10,000 टू ए। बी ने खुद ने, इस केस में बी ने खुद ने गारंटी दिया कि मैं 10,000 रुपए की तुझे गारंटी देता हूं। ऑप्शन टू बाय नहीं है, तो 12,000 इंटू 60 मेरे हिसाब से 7,20,000 रुपए आता है। तो इस केस में मिनिमम लीज पेमेंट आती है 7,30,000, और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं इसको निकालूंगा तो आएगी 7,30,000। थर्ड केस, मिनिमम लीज रेंटल है 45,000 पर मंथ के, जो बी ए को देगा 36 मंथ के लिए। 45,000 के 36 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि देने हैं, तो ये हो गया 16,20,000। ओके। एंड बी ऑल्सो हैविंग एन ऑप्शन टू बाय द एसेट आफ्टर द एंड ऑफ द लीज टर्म फॉर ₹2,00,000। बी को मैंने 2,00,000 रुपए की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट विल बी 5,00,000। वो कह रहे गगन लीज टर्म के बाद एसेट 5,00,000 का होगा। हमने उसको कितना बड़ा फेवर दिया हुआ है, 2,00,000 का दिया हुआ है। तो बताओ वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं? सर श्योर करेगा। श्योर करेगा तो भाई इसको फिर मिनिमम लीज पेमेंट में शामिल करो। यानी यहां पर ये 2,00,000 रुपए की आपने इसे ऑप्शन दी हुई है, तो अब गारंटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो गया 18,20,000। 18,20,000। हमारे केस इन तीनों में कहीं ना कहीं फॉल कर जाया करेंगे अक्सर, लेकिन कंसेप्ट तो कंसेप्ट है। मंथली लीज रेंटल ऑफ 10,000 विल बी पेड बाय बी टू ए फॉर 4 years। यानी डी केस में अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं गगन 10,000 रुपए के 48 इंस्टॉलमेंट्स यानी 4,80,000 रुपीज दिए जाएंगे, ठीक है। यहां लिखा है डी हैज गारंटीड ए फॉर रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर एंड ऑफ 4 years फॉर 20,000। अब डी कह रहा है लेसर को कि मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन ये डी है कौन? क्या ये बी का सगा संबंधी है? सर बी तो नहीं है। क्या ये बी का सगा संबंधी है? सर लिखा तो नहीं है। इसका मतलब ये कोई अनजान व्यक्ति है जिसकी नॉलेज केवल किसको है? लेसर को है। तो ये वो थर्ड पार्टी है जो लेसी के बिहाफ पर बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ना तो हमने ऑप्शन टू परचेज दी, ना लेसी ने मुझे कोई गारंटी दी, मुझे एक थर्ड व्यक्ति ने गारंटी दी 20,000 रुपए की। यही थी ना? यस। तो अब अगर मैं मिनिमम लीज पेमेंट फोर्थ केस में निकालूंगा तो लेसी की अगर अकाउंटिंग के हिसाब से निकालूं तो वो 4,80,000 होगी, और अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालूं तो वो 5,00,000 होगी। और अगर बच्चे ने ये कंसेप्ट नहीं समझा तो किसी बुक में अगर पढ़ते हुए उसको ये दिख गया तो वो सारा चैप्टर मिट्टी में डाल देगा, कहेगा सर पता नहीं क्या हो रहा है लीज में। अरे भाई यही है बस। कोई कठिन था? नहीं था। अच्छा जी, जाते जाते, क्योंकि बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक और चीज पढ़ा के जाऊंगा बस, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है, हमने बहुत मेहनत की है। आपको कभी कभी एक टर्म दिखाई देगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो बच्चा फिर सर खुजाने लगता, कह रहे यार कितनी टर्म्स है। अरे रुको रुको रुको, घबराओ नहीं, रुको, बहुत आसान है। इसकी जरूरत हमें केवल और केवल लेसर की बुक्स में पड़ेगी। मिनिमम लीज पेमेंट की जरूरत हमें लेसी और लेसर दोनों की बुक्स में पढ़ने वाली है। तो सर अभी लेसी पे फोकस रखो, लेकिन बेटे क्योंकि इसका एक कंसेप्ट बहुत हमने सीख ही लिया है, तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को भी साथ सीख के ही जाने वाले हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करता है AS 19, कहता है गगन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज क्या होती है? इज एग्रीगेट ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, मैंने कहा हाँ वो हमने निकाल ली। कह रहे गगन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीगेट ऑफ मिनिमम
लीज पेमेंट्स फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें साथ में जोड़ दो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक्रूइंग टू लेसर। यानी कि लॉ ये AS 19 ये कहता है गगन, अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो, मैं डी केस की बात करता हूं, डी केस में क्वेश्चन कहता है गगन, एसेट की 4 साल के बाद जो रेजिडुअल वैल्यू होनी चाहिए वो 50,000 होनी चाहिए। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन में भी यही फिगर थी। मंथली रेंटल मिलेंगे 10,000 रुपए के 4 सालों के लिए, ठीक है। डी ने ए को गारंटी दी कि भाई मैं तुझे 20,000 रुपए की गारंटी दे रहा हूं, आज ही लिखवा ले। लेकिन ए कह रहा है देख रेजिडुअल वैल्यू तो 30,000 होनी चाहिए। अब लेसर कह रहा है कि भाई 30 की रेजिडुअल वैल्यू होनी चाहिए। ओके, जिसने भी गारंटी दी हो, चाहे लेसी ने दी हो चाहे किसी और ने दी हो, गारंटी कितनी मिली? 20,000 रुपए की मिली। तो मैं इसे 30 कर देता हूं। अगर आपको गारंटी मिली है रेजिडुअल वैल्यू की और वो गारंटी कम की मिली है, तो यहां पर कुछ बैलेंस बचेगा। उस बैलेंस को हम कहते हैं अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लेसर को उसकी गारंटी नहीं मिली, और जिसकी गारंटी नहीं मिली हो, केवल उतने को अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को यहां पर ऐड कर देना। कितना ऐड करूं? 10,000 रुपए। तो मेरे पास एक और टर्म आ जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, 5,10,000 रुपए। तो व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? जो व्यक्ति मिनिमम लीज पेमेंट समझता है उसे केवल एक चीज और समझनी है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं। सर एक छोटी सी सिचुएशन, मान लो रेजिडुअल वैल्यू है 30,000, ठीक है, लेकिन गारंटी दे दी गई 50,000, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? क्या वो नेगेटिव हो जाएगी? आंसर इज नो। बच्चा यहां पे कह सकता है, मुझे जो रटेगा वो ये कह सकता है गगन सर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आपने कहा था रेजिडुअल वैल्यू में से गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करके आती है। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, अगर ये नेगेटिव आ रही है तो आपको इग्नोर कर देनी है, फिर ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगी। बस जाइए छुट्टी। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो अभी चैप्टर शुरू हुआ है। ओहो, क्या बहुत ज्यादा पढ़ा दिया? क्या पढ़ाया? मिनिमम लीज पेमेंट, एक ही कंसेप्ट पढ़ाया है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसको दिमाग में रख लेना। अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।